गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके मैक्सिमम टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, बट सम टॉपिक्स लाइक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर लेफ्ट. Okay, so we are going to cover these topics in this lecture. So let's start with ART, that is assisted reproductive techniques. So इसमें सबसे पहली टेक्निक वी हैव इज टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से पता चल रहा है यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा आउटसाइड द बॉडी ऑफ वुमेन, है ना. वी नो दैट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्प्यूला. एम्प्यूला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब होता है फीमेल की बॉडी में. इस केस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा आउटसाइड द बॉडी ऑफ वुमेन एंड दिस इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो when fertilization takes place outside the body of female, then it is known as in vitro fertilization. तो आउटसाइड कहाँ होगा, ये टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसीलिए इस टेक्निक का नाम भी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी. अब टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बनेगा. अगर फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में हुआ है तो जाइगोट भी टेस्ट ट्यूब में बनेगा. जाइगोट डेवलप होके एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होगा. इस एम्ब्रियो को फिर हम ट्रांसफर कर देते हैं इनटू फीमेल बॉडी, है ना. नाउ ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, उसके बेसिस पे हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी के अंडर दो टर्म्स आती हैं. फर्स्ट वन इज जिफ्ट, सेकंड इज आईयूटी. जिफ्ट का फुल फॉर्म इज जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. आईयूटी इज इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर. ठीक है भाई. जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर में क्या होगा कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब. तो जिफ्ट में ये क्या कह रहे हैं कि अगर 8 से पहले पहले आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है फीमेल की बॉडी में, तो उसका साइट क्या होगा, दैट इज फेलोपियन ट्यूब. सो अप टू 8 ब्लास्टोमियर जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब. टेक्निक का नाम क्या हो गया, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. 8 के बाद अगर ट्रांसफर करना है उसको हम बोलते हैं आईयूटी. दिस इज इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर. तो यहाँ पे वी हैव रिटन लाइक कि एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर्ड इन यूट्रस. यूट्रस को क्या बोलते हैं, वोम बोलते हैं. सो यहाँ पे आई हैव रिटन द टर्म्स ऑल्सो लाइक IVF. दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी. देन द नेक्स्ट टेक्निक वी हैव इज गिफ्ट. गिफ्ट में क्या होता है भी, दिस इज नोन एज गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. देखो इस टेक्निक में क्या होगा, यहाँ पे जो फीमेल होती है वो गैमेट नहीं प्रोड्यूस कर पाती, है ना. तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी में गैमेट ट्रांसफर किया जाएगा. दैट्स वाई द नेम, दिस इज गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. लेकिन सर गैमेट कौन ट्रांसफर करेगा, उसके लिए हमें कोई डोनर फीमेल ढूंढना पड़ेगा जो गैमेट ट्रांसफर करेगा. सेकेंड थिंग, सर गैमेट ट्रांसफर करने के बाद तो फर्टिलाइजेशन भी होना है, पूरा डेवलपमेंट भी होना है. तो क्या जो फर्स्ट फीमेल थी, इज सी ओके फॉर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. हाँ, एक्चुअली सिचुएशन ही यही होती है कि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पाती, बट एट द सेम टाइम शी कैन प्रोवाइड suitable environment for what, for fertilization and embryonic development. बस गैमेट नहीं है उसके पास, तो वो गैमेट हम कहाँ से दे देंगे, वो गैमेट दे देंगे किसी डोनर फीमेल से. सो यही सब लिखा है मैंने यहाँ पे, लाइक व्हाट, कि इट इज डन व्हेन अ फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड suitable environment for fertilization and embryonic development. So in this case, ovum is collected from a donor female and it is then transferred into the fallopian tube of first one. अब उसके अंदर हमने गैमेट ट्रांसफर किया है, उसके बाद उसमें स्पर्म्स आएंगे. सो इस केस में आप लोगों को याद रखना है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज इन वीवो. फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा. हमने सिर्फ डोनर फीमेल से गैमेट लिया और फीमेल को दे दिया, उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो सब पहली वाली फीमेल में होगा. क्लियर है. नाउ देन थर्ड वन वी हैव इज, दिस इज ICSI. दिस इज नोन एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इसमें नाम से पता चल रहा है
कि स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एग विद द हेल्प ऑफ व्हाट, अ माइक्रोस्कोपिक निडल। और ये सारा काम कहाँ होते हैं? लेबोरेटरी में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, लेबोरेटरी में एक निडल को यूज करके जो ओवम है उसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म्स को इंजेक्ट किया जा रहा है। सो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। गेटिंग माई पॉइंट? फोर्थ टेक्निक वी हैव इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो यू शुड नो कि सबसे पहले तो ये सर इंसेमिनेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू डिपोजिशन ऑफ sperms इन फीमेल बॉडी। ओके, फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स का डिपोजिशन इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस सिचुएशन में कराया जाएगा? द वेरी फर्स्ट वन इज ड्यू टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सेकेंड थिंग इज व्हेन स्पर्म काउंट इज वेरी वेरी लो। जब स्पर्म काउंट लो है तो जाहिर सी बात है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक स्पर्म पहुंचेंगे ही नहीं, तो उस केस में भी विल ऑप्ट व्हाट? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लास्ट टेक्निक अंडर ART दैट इज सेरोगेसी। आप लोगों ने सुना होगा नाम सेरोगेट मदर, है ना? तो ये सेरोगेट मदर ये एक्चुअली एक हायर्ड मदर होती है, मतलब ये जेनेटिक मदर नहीं होती है। ये किसी और का जाइगोट या एम्ब्रियो या फिटस कैरी करती है। 9 मंथ तक ये कैरी करेगी, एक लीगल एग्रीमेंट होता है। उसके 9 मंथ्स के बाद जैसे डिलीवरी होगी, वो जो बेबी होता है वो उसकी जेनेटिक मदर को दे दिया जाएगा। So I have written in very simple words, like in case of surrogacy, another woman carries embryo to full term. Getting my point? चलो, so we have reached to the last topic. This is sexually transmitted disease. इनको हम venereal disease भी बोलते हैं। इनमें कुछ classification है, like कुछ STDs are caused by bacteria, some are via virus, some are via protozoans and some are via fungus also. ठीक है, तो NCERT ने तो हालांकि जस्ट इनके नाम दिए हैं कि दिस इज नंबर 1 2 3 4, कि भाई ये 4 डिजीज बैक्टीरिया से होती हैं। दिस साइड वी हैव अगेन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड 4। दीज 4 डिजीज आर कोज्ड बाय वायरस, प्रोटोजोन एंड फंगस की कैटेगरी के अंडर वी हैव सिंगल डिजीज। ओके, सो याद क्या रखना आप लोगों को कि जितने भी डिजीज यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें से एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीज, दीज 3 डिजीज आर इनक्योरेबल। ये तीनों क्या हैं? दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, नंबर 3, दे आर इनक्योरेबल। ठीक है, तो आई हैव रिटन लाइक एक्सेप्ट एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, मतलब इनको छोड़ के क्या होता है? अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो भी 3 को हटा दो, बाकी सभी डिजीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर उन्हें प्रॉपरली डायग्नोज और ट्रीट किया गया है तो। ठीक है ना? एक एज ग्रुप है जहाँ पे एसटीडीज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, दिस इज 15 to 24 ईयर्स ऑफ एज। एसटीडी की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल PID हो जाता है। PID इज़ नथिंग बट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देन स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ में क्या होता है? बेबी बोर्न विद नो साइन ऑफ लाइफ, है ना? डेड बेबी का बर्थ होता है वहाँ पे। एंड इनफर्टिलिटी वी नो दैट, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अचीव ही नहीं हो रहा है इवन आफ्टर 1 to 2 years ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कोइटस। एबोर्शन, कई बारी एसटीडीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और प्रेगनेंसी अबॉर्ट भी हो जाती है। एंड इट मे इवन लीड टू कैंसर ऑल्सो, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो कुछ डिजीज का थोड़ा बहुत डिटेल है यहाँ पे। लाइक जो सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज है, दिस इज नोन एज गोनोरिया और क्लैप भी बोलते हैं। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट्स कॉजेटिव एजेंट, निसेरिया गोनोरिया कॉज करता है। सिम्टम्स वगैरह एनसीईआरटी ने कुछ दिया नहीं है, आप लोगों को भी एज सच इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली वो मैच दी फॉलोइंग में पूछते हैं कि दीज आर द डिजीज एंड दीज आर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, आप बताइए कि कौन सा डिजीज किससे होता है। साइफिलिस, साइफिलिस को फ्रेंच पॉक्स भी बोलते हैं। इट इज़ कोज्ड बाय ट्रैपोनिमा पैलिडम, ट्रैपोनिमा पैलिडम इसे कॉज करेगा। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पेनलेस क्लीन अल्सर विद हार्ड बेस।
मीन्स स्किन पे एक पेनलेस अल्सर डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है स्टेजेस ऑफ साइफिलिस। क्या क्या स्टेजेस होते हैं? दिस इज प्राइमरी स्टेज, देन वी हैव सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्शरी। तो देखो साइफिलिस किस तरीके से डेवलप होगा। प्राइमरी स्टेज में एक पेनलेस अल्सर डेवलप होगा। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा भाई, स्किन पे रेसिस आ जाएंगे और फीवर एंड जॉइंट एक्ट होगा वहाँ पे। एंड लेटेंट स्टेज जो होती है इट इज सिम्टमलेस पीरियड, यहाँ पे कोई सिम्टम ही नहीं आएगा एंड इट मे लास्ट फॉर 20 ईयर्स। सो ये सबसे डेंजरस स्टेज हो गई है। सो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइफिलिस में जो लेटेंट स्टेज होती है वो कितने दिन की हो सकती है भाई, इट कैन बी अप टू 20 ईयर्स। और इसके बाद जो स्टेज आती है इट इज़ नोन एज टर्शियरी स्टेज। और अगर पेशेंट टर्शरी स्टेज पे पहुंच गया है तो उस पर क्या होने वाला है, वहाँ पे ऑर्गन डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो साइफिलिस इस तरीके से इन 4 स्टेजेस के थ्रू जाता है। साइफिलिस का एक टेस्ट होता है उसे वोसरमैन टेस्ट बोलते हैं हम। द नेक्स्ट डिजीज इज क्लेमाइडिया। इट इज कोज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। यहाँ पे भी सिम्टम्स आई हैव रिटन लाइक पेनफुल एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, देन बर्निंग सेंसेशन ऑन यूरिनेशन। ओके, next one we have is cancroid. This one is caused by hemophilus ducrei and इसमें नाम से पता चल रहा है कैंकर डेवलप हो जाएगा। कैंकर इज अगेन नथिंग बट अल्सर, लेकिन ये अल्सर साइफिलिस के अल्सर से डिफरेंट होगा। कैसे? इट इज पेनफुल, सॉफ्ट एंड इट हैज व्हाट अ नेक्रोटिक बेस। नेक्रोटिक बेस मीन्स जहाँ पे सेल या टिश्यू की कॉन्टिन्यू डेथ होती रहती है। देन कम टू एसटीडीज कॉज्ड बाय वायरस। इसमें दी फर्स्ट वन वी हैव इज हेपेटाइटिस बी कोज्ड बाय अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। इसकी वजह से मेन कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाता है, दिस इज सिरोसिस। सिरोसिस इज नथिंग बट श्रिंकेज ऑफ लीवर। और ऊपर वी हैव स्टडीड ऑल्सो लाइक हेपेटाइटिस बी इज इनक्योरेबल। ओके, इसका टेस्ट क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, एलएफटी टेस्ट बोलते हैं इसको। देन वी हैव एड्स। एड्स इज कोज्ड बाय HIV वायरस नोन एज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो चैप्टर आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसमें पूरा टॉपिक है एड्स, तो वो डिटेल में पढ़ना है हमें वहाँ पे। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, दिस इज एलाइजा। एलाइजा किया जाता है एड्स के डायग्नोसिस के लिए। देन वी हैव जेनाइटल हर्पीज। दिस इज कोज्ड बाय हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। अगेन जेनाइटल हर्पीज इज वन अमंगस्ट द इनक्योरेबल डिजीज। एंड इसमें क्या हो जाता है, इसमें देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स ऑन ग्लैंड्स पेनिस एंड ऑन वेजाइना, है ना। ब्लिस्टर्स मतलब फ्लूइड फिल, छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं। देन वी हैव जेनाइटल वॉट कोज्ड बाय HPV वायरस। दिस इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यहाँ पे जो स्किन होती है जेनाइटेलिया की वो थोड़ी सी प्रोट्रूड हो जाती है। प्रोट्रूड मतलब उसमें फोल्डिंग्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। देन वी हैव STD कोज्ड बाय प्रोटोजोन। This side we have, this is trichomoniasis caused by Trichomonas vaginalis. Now as the name suggests इसमें inflammation हो जाएगा mucous membrane of vagina और urethra. Last that is candidiasis. It is caused by Candida albicans and it is characterized by discharge of thick mucus from vagina and foul smell. Okay, so again आप लोगों को सिर्फ इनका पॉजिटिव एजेंट याद रखना है। साइफिलिस की जितनी भी स्टेजेस हैं दे आर इम्पोर्टेंट, इनको याद कर लेना। बाकी सभी डिजीज में जस्ट पॉजिटिव एजेंट्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, एक और छोटा सा टॉपिक इसमें मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में। हालांकि अगेन ये टॉपिक भी आप इकोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हैं आगे। थोड़ी बहुत चीज़ें जितना कुछ उन्होंने बोला है उसके बेसिस पे मैंने उसे समराइज करने की कोशिश की है। एंड द टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ। सो पॉपुलेशन ग्रोथ 2 चीज़ों से इंडिकेट की जाती है। क्या क्या होता है? वन इज एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट एंड सेकंड वन इज द डबलिंग टाइम। क्या होते हैं सर ये? डबलिंग टाइम तो नाम से पता चल रहा है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ। जितने टाइम में वो डबल हो जाएगी डबलिंग टाइम बोलते हैं उसे। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट का ये फॉर्मूला है यहाँ पे, दैट इज P2 माइनस P1 बाय P1 इंटू N एंड दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन विद 100। क्या है सर ये P2, P1 एंड N? ये जो P2 होता है दिस इज पॉपुलेशन साइज इन प्रेजेंट सेंसस। दिस इज पॉपुलेशन साइज इन प्रेजेंट सेंसस, जो रिसेंट सेंसस है उसका पॉपुलेशन साइज।
P1 इज पॉपुलेशन साइज इन प्रीवियस सेंसस, मतलब कि इससे पहले वाले सेंसस में जो पॉपुलेशन थी उसको हमने P1 में कंसिडर किया है. एंड N इज द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन टू सेंसस. देन ग्रोथ रेट को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज फर्टिलिटी और नेटेलिटी. नाम से पता चल रहा है दिस इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, उसे फर्टिलिटी बोलते हैं. इसके अंडर वी हैव बर्थ रेट एंड टोटल फर्टिलिटी रेट. देखो बर्थ रेट क्या होगा कि पर 1000 पे कितना नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, मतलब कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस पर 1000 इंडिविजुअल. टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑन एन एवरेज एक फीमेल कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है. सो आई हैव रिटन लाइक average number of children that can be born to a woman during her lifetime. ये एवरेज है. ओके. एंड द थर्ड वन इज रिप्लेसमेंट लेवल. तो फर्टिलिटी या नेटेलिटी को डिफाइन करने वाले तीन फैक्टर हैं. ओके. नंबर वन इज बर्थ रेट, नंबर टू इज टोटल फर्टिलिटी रेट, एंड नंबर थ्री इज रिप्लेसमेंट लेवल. रिप्लेसमेंट लेवल अगेन एज द नेम इंडिकेट्स कि भी एक कपल को रिप्लेस करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने चाहिए. सो लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ कपल प्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस देमसेल्व्स सो एज टू मेंटेन द पॉपुलेशन इज जीरो ग्रोथ रेट. सो कपल वी नो दैट दो इंडिविजुअल उसमें होंगे, मदर एंड फादर. उनको रिप्लेस करने के लिए मिनिमम कितने इंडिविजुअल चाहिए? सर जाहिर सी बात है दो ही चाहिए, है ना. बट देखो रिप्लेसमेंट लेवल थोड़ा सा अलग है कुछ ना कुछ. भाई डेवलप्ड कंट्रीज के लिए क्या होता है रिप्लेसमेंट लेवल? इट इज 2.1. डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या होता है? 2.7. तो यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि रिप्लेसमेंट लेवल इज स्लाइटली हायर देन 2. एंड वाई इज इट सो? एंड द रीजन इज कि जितने ऑफस्प्रिंग्स या जितने इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो सब के सब रिप्रोडक्टिव एज तक नहीं पहुँच पाते, कुछ की पहले ही मॉर्टेलिटी हो जाती है. And what is this mortality? This is our next topic. This is death rate. It is number of death per 1000 individual. ठीक है. एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आज के टाइम पे मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है या मोर्टेलिटी रेट बढ़ा है. तो जाहिर सी बात है कितना मॉडर्न मेडिसिन डेवलप हो गया है, हाइजीन डेवलप हो गया है, सैनिटेशन के मेथड्स डेवलप हो गए हैं. तो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं जो डिजीज था उनका स्प्रेड था वो कम हो गया है. तो ओवरऑल विल से लाइक कि डेथ रेट हैज़ फॉलन इन रिसेंट ईयर्स. एंड वाई? ड्यू टू इम्प्रूव्ड हाइजीन, सैनिटेशन एंड मॉडर्न मेडिसिन. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. नाउ द लास्ट वन वी हैव इज द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज. कि भी पॉपुलेशन में नेचुरल इंक्रीज कैसे इंडिकेट किया जाएगा? दिस विल बी इंडिकेटेड बाय लाइक नंबर ऑफ बर्थ माइनस नंबर ऑफ डेथ. यही तो नेचुरल इंक्रीज होता है ना, कितना बर्थ हुआ कितनी डेथ हो गई थी. अगर बर्थ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट होगा तो वहाँ पे विल से लाइक इट इज़ अ कंडीशन ऑफ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ. और ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? नोन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स व्हाट? व्हेन बर्थ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट. ओके. देन देयर आर सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रीज. लाइक डेवलप्ड कंट्रीज में क्या एज सेक्स स्ट्रक्चर होता है एंड डेवलपिंग कंट्रीज में क्या एज सेक्स स्ट्रक्चर होता है. सो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं इन रिस्पेक्टिव एज. तो डेवलप्ड कंट्रीज में मोर और लेस एक स्ट्रेट ग्राफ मिलता है हमें, उसे बोलते हैं स्टीप्ड ग्राफ. मीन्स व्हाट कि 10 ईयर्स ऑफ एज पे भी इंडिविजुअल्स देखो पॉपुलेशन यही है कहीं ना कहीं. 60 या 70 ईयर्स की एज पे भी पॉपुलेशन इसी रेंज में है ना. तो मोर और लेस स्टेबल है वहाँ पे पॉपुलेशन. सो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनका एज सेक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होता है. देन इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आपको जो ये पायरामिड मिलेगा ना इट इज़ कंपैरेटिवली लेस स्टीप्ड. क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव एज में इंडिविजुअल्स का नंबर ज़्यादा होता है, रिप्रोडक्टिव में उनसे थोड़ा बहुत कम, बट पोस्ट रिप्रोडक्टिव में और कम हो गया है ना. तो एक तो ऊपर वाला केस था जहाँ हर स्टेज पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वाज ऑलमोस्ट सेम. एक सेकंड वाला केस है जहाँ पे एज्ड इंडिविजुअल्स बहुत कम हैं और प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पे इंडिविजुअल्स का नंबर ज़्यादा है.
So such age sex structure is indicated by developing countries. जो रिसेंट सेंसस था, जो 2011 का सेंसस था, उसके हिसाब से क्या बोला गया है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इट इज़ लेस देन 2%. मीन्स व्हाट कि इससे प्रीवियस सेंसस पे 1 बिलियन थी पॉपुलेशन, जो रिसेंट सेंसस मिला इस पे पॉपुलेशन ग्रो होके कितना हो गया 1.2 बिलियन. सो ये 2% की ग्रोथ हो गई कहीं ना कहीं, है ना. सो एनसीईआरटी ने लिखा है स्टेटमेंट कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%. गेटिंग माय पॉइंट? Okay, so this is all from my side regarding the topics like ART and STDs. I hope you like the lecture and I hope you understand each and everything. Next lecture is coming soon. Till then, take care, bye bye, and have a nice day.